जय हिंद। एसएससी फाइटर में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत टॉपिक है और इससे पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम की बात करें तो डेफिनेशन निकला नहीं लिख रहा, फिर आपको बस ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम का यूज़ क्या होता है, नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो सिस्टम होता है, यानी कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं जिनमें हम पढ़ने वाले, एक डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम, और एक होता है बाइनरी सिस्टम। वैसे और भी सिस्टम होते हैं बट वो सिस्टम हमारे पेपर में आते नहीं है। बट अब क्या हुआ है कि बाइनरी सिस्टम से भी सवाल आना बंद हो गए, लेकिन फिर भी क्या होगा, हम इसे जान लेंगे बाइनरी सिस्टम होता क्या है। क्यों? क्योंकि बाई चांस अगर पेपर में सवाल आ गया तो आप उसे कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, इसमें 10 डिजिट यूज होते हैं तुम्हारे। अब वो 10 डिजिट कौन कौन से मैं लिख देता हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसमें 10 डिजिट यूज होते हैं। बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की, तो इसमें केवल 2 डिजिट यूज होते हैं, जैसे कि 0 और 1। बाइनरी सिस्टम का यूज ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह जो होती है उनमें यूज़ करा जाता है, बट पहले इससे सवाल पूछे जाते थे। आजकल सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, हम कोई भी संख्या बनाएं, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हम बनाते हैं, तो उन संख्याओं में इन 10 डिजिट का यूज़ कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे तुमसे कहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं। जैसे मैं कहता हूँ 4, 7, 5, 6, मैंने एक संख्या लिखी 4756। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा, क्या इससे भी कोई सवाल बन जाता है? तो बिल्कुल बन जाता है। इससे क्या सवाल दो बन सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कोई एक संख्या दे देगा आपको और उससे पूछेगा बताइए इस संख्या का स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और तुम्हारा अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू, ये पूछ लेता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इस संख्या को लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से, 4756। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा 7 की प्लेस वैल्यू होगी, जैसे कि मैं 7 लिखूंगा और 7 के बाद जितने अंक होते हैं यानी उतने मैं 0 लिख देता हूँ, यानी कि 700, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 700 आ गया। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ 4, 7, 5, 6 का, 6 में 7 का फेस वैल्यू बताओ। और फेस वैल्यू से तुम्हें क्या पता चल रहा है? फेस वैल्यू से मुझे एक चीज़ ये पता चल रही है कि फेस वैल्यू उस चीज़ को डिनोट करता है जो वही संख्या होती है, यानी कि 7 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो मैं 7 ही होगा। अब यहाँ से सवाल तुमसे ऐसे पूछेगा, बताइए फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और तुम्हारी फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। फेस वैल्यू का डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात करें तो ये पूछ देगा, बताइए 4756 में 7 का प्लेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। तो मैं आसानी से बता दूंगा, प्लेस वैल्यू मेरी 700 और फेस वैल्यू मेरी 7 है, यानी कि डिफरेंस मेरा कितना आ गया, तो ये आ गया 693। बात क्लियर है? तो यहाँ से मैंने इतनी चीज़ पढ़ ली। अब जो मेन पॉइंट है ना वो मैं पढ़ने वाला हूँ। मेन पॉइंट क्या है, तो अब हेडिंग लगा लीजिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या लगाएंगे हेडिंग? जो नंबर सिस्टम में पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्याएं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं, सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाना, आप चाहे नोट्स मत ही बनाना क्योंकि नोट्स तो हम दे ही देंगे आपको पीडीएफ में। आप बस समझते जाइए और एक कॉपी पेन से लेके बैठिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसे लिख के फिर कमेंट में कर सकें उसे पिन, जिससे क्या होगा कि हम अगली क्लास में डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक तुम्हारा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब मैं बात करूं यानी कि वास्तविक संख्या, तो आपको सबको पता ही है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब वास्तविक संख्या होगी।
माइनस में भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। बट बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर को मैं आई से डिनोट करता हूं, जिसे आई टॉ भी बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है रूट के अंदर -1। ठीक है, यानी कि यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि अगर मुझे कोई भी इमेजिनरी नंबर लिखना है तो मैं ये कह सकता हूं कि रूट के अंदर जो भी संख्या मैं नेगेटिव में ले लूं तो वो मेरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। अब तुम सोचोगे सर इसका मान क्या होता है, तो आईटा स्क्वायर बराबर होता है रूट यानी -1। अब इसका कोई यूज है सवालों में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका मतलब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पर कोई सवाल पूछा नहीं गया है, बट कैट में इससे एक सवाल पूछ लिया गया है, वो मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। वैसे तो ये पार्ट तुम्हारा 12th में आता है, कैलकुलस वगैरह जब आप पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा, पढ़ोगे क्या आप, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर पे आपको सवाल कैसे पूछेगा, मान लो बाई चांस आ गया एसएससी में सवाल, तो इमेजिनरी नंबर पे कैसे सवाल पूछेगा मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे तो सवाल में लिख दे रहा हूँ जिससे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता रहे। जैसे ये सवाल पूछेगा आपको, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 + 3 iota and its conjugate। ऐसे सवाल पूछ लेगा। अब तुम बोलोगे सर इस सवाल को हल कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। कंजुगेट का मतलब होता है कि इसके संयुग्मी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 2 + 3 आयोटा का संयुग्मी मुझे चाहिए, तो इसका संयुग्मी होता है 2 - 3 आयोटा। बात क्लियर है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यहां तक क्लियर है। तो a की जगह यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लूंगा तो 2 दूनी 4 - 3 9 आयोटा स्क्वायर यानी i²। मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है ना, वो -1 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो 4 - 9 - 1, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4 + 9 यानी माइनस माइनस प्लस यानी 4 और 9 13। तो इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, तो मैं बिल्कुल बता दूं ये कैट में आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2007 या 8 में पूछा गया है सवाल। आने वाले समय में एसएससी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रिपरेशन हम पहले से ही करके रखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, समझ रहे हो। वैसे आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाते हो, बट वो सही बात नहीं है, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं। अब जैसे बाइनरी नंबर के मैंने बारे में बताया, तो बाइनरी नंबर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी नंबर में हमने क्या, डेसिमल नंबर में हमने पढ़ा था रियल नंबर, तो सबसे पहले जानेंगे रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने पता कर लिया। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। बात क्लियर है। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को मैं क्या करूंगा, 2 भागों में बांट के पढ़ूंगा। अब आपको पता ही होगा कि हर चीज़ के 2 भाग ही होते हैं ज़्यादातर, जहां 2 भाग नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि वहां पे अच्छी जिंदगी होगी, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं, चलिए। तो मैं 2 भाग की बात करूं तो सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है तुम्हारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। डेसिमल का मतलब होता है तुम्हारा दशमलव नंबर, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बोलता हूं जैसे 0.5, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तुम्हारा 0.12345 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गए तुम्हारे दशमलव नंबर हो गए। आगे हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर की मैं ये कह सकता हूं कि -इनफाइनाइट से लेके डॉट 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 -3 -2 -1 0, ठीक है, फिर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि इंटीजर नंबर की हम इंटीजर की बात करें पूर्णांक की, तो -इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। बात क्लियर है। तो बात करते हैं दशमलव की। चलिए दशमलव क्या होता है, दशमलव के बारे में हम जानेंगे। तो दशमलव पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं आपके, और वो सवाल कैसे पूछे जाएंगे तो चलिए जान लेते हैं। डेसिमल नंबर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको नंबर सिस्टम, वो बिल्कुल बेसिक से है। अगर किसी बच्चे ने कभी भी नंबर सिस्टम नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, यानी जो मैं सीरीज चलाने वाला हूं उसको पूरा करने के बाद, नंबर सिस्टम का प्री प्लस मेंस, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक सवाल भी बचेगा नहीं। चाहे तुम एक बार पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का कोई सवाल लेके ले आना, ठीक है। और आपको कोई सवाल पर डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पता ही, आप वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं उसका, या तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में हम बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर को भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखना तुम 2 भाग बहुत आ रहे हैं, समझ रहे हो इस बात को।
अब दो भाग वो क्या क्या हो सकते हैं वो जान लेते हैं। इसमें दो भाग की मैं बात करूं तो एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग, और एक होता है तुम्हारा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी और बहुत अच्छी बात है। नॉन रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसका अलग नाम भी हम जान सकते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। बात क्लियर है? अब रिकरिंग डेसिमल को ही हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट आपको पता होगा कि जिस चीज पे अंत हो जाए, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी किसी चीज का टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वहां पे वो समाप्त हो जाए, तो वो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि इसमें एग्जांपल भी पढ़ेंगे कैसे होगा। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका कभी अंत नहीं होगा, जो नॉन रिपीटिंग होगा उसका कभी अंत नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, यानी कि यहां से मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे वो सब सारी संख्या होंगी जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हों। यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं पी वाई क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब आपको पता ही है, परमेय संख्या है, यानी कि जो आपका रिपीटिंग होगा वो परमेय संख्या भी होगा। अभी सारे एग्जांपल में बताऊंगा आपको, एक चीज समझना आप हर चीज को, बहुत बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में एक यहीं पे ले लेता हूं छोटा सा, जैसे मैं बोलता हूं तुमसे 0.2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/10, यानी कि 1/5। तो ये क्या हो गया, आपका रिपीटिंग था, रिकरिंग था, टर्मिनेटिंग भी हो गया, और तुम्हारा पी वाई क्यू के फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, रिपीटिंग कैसे था, तो तुम मैं कहता हूं कि दशमलव के बाद इसके बाद कितना भी जीरो लगा दूं मैं, तो ये रिपीटिंग हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग कैसे होगा कि जैसे 0.2000 हो रहा था, मैंने इसको 2/10 यानी कि 1/5 लिख दिया, टर्मिनेट हो गया। और इसी फॉर्म को मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसे मैं लिख सकता हूं उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नॉन टर्मिनेट की बात करूं तो जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर भी जिसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब जैसे एग्जांपल में बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख लीजिए, जैसे कि आपको दे दिया 0.1234 5, यानी कि 6 7 8 9 डॉट डॉट चलते जा रहा है, यानी कि इसका कोई रिपीटिंग नहीं हो रही, कोई भी टर्म यानी कोई भी इसमें डिजिट है वो दोबारा नहीं आ रहा, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। और ना ही आप इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जब चीज रिपीट ही नहीं होगी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे आप। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। यानी कि मैं एग्जाम्पल में ये भी कह सकता हूँ √2, √3, या फिर मैं पाई। पाई क्या होगा हमारा, ये भी तुम्हारा नॉन रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, अगर 22/7 की बात करूं तो ये हमारा रिपीटिंग में आ जाएगा, आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने रेशनल नंबर आपको बताया कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में जाना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं तुमसे कहता हूं ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशनल नंबर बताओ, रेशनल नंबर बताओ। तो इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, तो वो तुम्हारा फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी बट्टे के प्लस 1। ठीक है, अब के की बात करूं तो के क्या है यहाँ पे, तो के मैं लिख सकता हूं के बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप कुछ भी ले सकते हैं। बात क्लियर है? अब जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने के को 1 ले लिया, के को मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अगर के बराबर मैं 1 ले लूंगा तो मेरा रेशनल नंबर क्या निकलेगा, तो तुम सीधे बोल दोगे सर a प्लस b/2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा के की जगह a प्लस b। मुझे दूसरा रेशनल नंबर चाहिए तो मैं के बराबर 2 लिख सकता हूँ, जब 2 ले लूंगा तो दूसरा नंबर निकल आएगा, वो क्या होगा 2a प्लस b बट्टे 2 प्लस 1, यानी कि 2a प्लस b बट्टे 3, ये आ गया। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें कराऊंगा सारे सवाल, बट अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो आपको दे देगा, बताइए 2 और 3 के बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, कितने तो नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्याओं के बीच यानी ए और बी के बीच अनलिमिटेड यानी कि अनंत रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे इरेशनल की बात करूंगा तो ए और बी के बीच अनंत इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। अब मैं बात करता हूं, यहां तक मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि ए और बी के बीच इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके लिए होता है रूट ए बी, घन रूट ए बी, फोर्थ रूट ए बी, डॉट डॉट डॉट। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा कि रूट ए बी है, कहीं घनमूल रूट यानी घनमूल ए बी है, कहीं फोर्थ रूट ए बी है, इसका मतलब क्या है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल दे रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा सा। मैं तुमसे बोलता हूँ कि 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर बताओ, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा रूट के अंदर 2 गुणा 3, यानी कितना आ गया, रूट 6 आ गया। ठीक है, फिर मैं अगर दूसरा चाहिए तो ये ले लूंगा, घन रूट आ गया तुम्हारा 6 आ जाएगा, ऐसे ये ले लूंगा। तभी एक बच्चा बोला कि सर ये बताइए आप 4 और 9 के बीच इरेशनल नंबर बताना है। तो मैं जल्दबाजी में आ जा, मुझे पता है कि रूट के अंदर 4 गुणा 9 में ले लूँ तो 9 चौक 36 आ गया, और इसे सॉल्व कर दूँ तो ये 6 आ गया। तो यही क्या हो गई, गलती हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जैसे ही मैंने रूट के अंदर 4 और 9 को लिया तो ये रूट 36 बन गया, और रूट 36 का तो इसका निकल जाता ना, यानी कि 6 बन गया, है कि नहीं। और 6 तो हमारा रेशनल नंबर है, बट हमें क्या चाहिए था, इरेशनल नंबर। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, तो इसलिए मैंने बताया कि रूट ए बी हम कहाँ लेंगे। अब ऐसे समझ लो आप कि जहाँ भी मैंने रूट ए बी लिया और वो रेशनल नंबर में निकल आया, यानी कि पूरा रूट जिसका आ गया, तो फिर उसको रूट के अंदर नहीं रखेंगे। फिर मैं 4 और 9 का यानी कि रेशनल नंबर चाहिए ना मैं, तो फिर मैं ऐसे करूंगा, घन रूट ए बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कि यहाँ से घन रूट 4 गुणा 9, यानी कि आंसर मेरा क्या आएगा, घन रूट 36 आएगा। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवा देता हूँ, जिससे कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। वो नोट्स क्या होता है, बहुत जरूरी है ये। किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको। अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, इंपॉर्टेंट की हेडिंग लगा लीजिए। मैंने आपको रिपीटिंग के बारे में कुछ बता रहा था मैं, तो रिपीटिंग के कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट चीजें लिखवा दूंगा और आप याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपको सॉल्यूशन तो करना नहीं है, डायरेक्ट याद रहेगा, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि 0.4 पे बार है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मुझे पता है कि इसका मान होता है 4/9। सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिए याद। अब ये 4/9 ही क्यों आया, तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने क्या करा, x बराबर 0.4 बार को x मान लिया, x के बराबर। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 0.444444 डॉट डॉट रिपीट हो रहा है। मैंने क्या करा, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, यानी कि 10x बराबर क्या होगा, 4 प्लस 0.4444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मेरे पास दो तरीके हैं करने के, कि x बराबर कितना है, तुम बोलोगे सर इतना है। इसकी जगह में अगर x लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा, 10x बराबर 4 प्लस, यानी x बराबर 0.44 है, तो इस 0.44 की जगह मैं x लिख सकता हूं। अब ये x इधर लेके आऊंगा तो 9x बचेगा, और 9x बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4/9। तो यहां से मैं क्या कह देता हूं डायरेक्ट, कि जब भी 0.4 पे बार होगा तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जितना 4 होगा उतना 4 लिख लूंगा ऊपर, जितने पे बार होगा उतना ऊपर लिख लूंगा, और एक संख्या पे बार है तो डायरेक्ट नीचे 9 लिख दूंगा, और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। बात क्लियर है। इस पर मैं 2 संख्या वाला भी बता देता हूं, 2 संख्या वाला सवाल कैसे बन सकता है। अब 2 संख्या वाले की हम बात करें तो जैसे आपको दे देगा, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा, जैसे दे दिया कि x बराबर 0.37 पर बार है, यानी कि पूरे पे बार है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अब मैं क्या करूंगा, जब 2 संख्याओं पर बार है तो 100 से गुणा करता हूं दोनों तरफ, तो 100 से गुणा करूंगा तो 100x, और ये तुम्हारा बन जाएगा 37 प्लस 0.37 डॉट डॉट डॉट। 37 प्लस कैसे लिख दिया, कि जैसे 100 से गुणा करा मैंने तो 37 यहाँ आ गया, पॉइंट इधर उधर रहेगा तो मैंने प्लस लगा के लिख दिया, जिससे जल्दी कैलकुलेशन कर पाऊं। अब देखो मैं क्या करूंगा, या तो मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, क्योंकि x बराबर क्या है, ये है, ये वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू जगह x रख देता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही रख लो, यानी कि 100x बराबर 37 प्लस x उधर लेके जाऊंगा तो 99 बच गया, 99x बराबर 37, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 37/99। बात क्लियर है। अब यहां से मैंने एक चीज सीखी, तुमने देखा होगा पिछले सवाल में कि जैसे ही मैं 0.4 पे बार था तो मैं डायरेक्ट 4/9 लिख दिया था, यानी कि जो ऊपर रहता है जिस पे बार होता है ऊपर लिख लेंगे, और जितने पे बार होता तो ना नीचे लिख दिया। जब मैंने 37 पे बार लगाया, 0.37 पे बार लगाया, तो तुमने बोला कि सर ऊपर 37 है तो 37 लिख दो, और जितने पे बार है तो उतना 9 लिख दो, 2 पे बार है तो 2 लिख दिया। तो यहाँ से मुझे एक चीज पक्की पता चल गई, यहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट भी बन गया। कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं वो भी आपने जान लिया, कि जिस एक संख्या पर बार होगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ टू रिकरिंग
हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल, हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, मैंने एक चीज देखा, जैसे मैं तुमसे अब ये पूछता हूँ कि 0.a पर बार है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो मैं तुरंत लिख दूंगा 0.a पे बार है तो a/9। अब मैं कहता हूँ 0.ab पे बार है, तो मैंने पढ़ ही लिया ab/99। ठीक है, मैं कहता हूँ 0.abc पे बार है तीनों पे, तो abc/999, यानी 3 है तो 3 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और करवा दूंगा तो चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी क्लियर। कैसे हो जाएंगी, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि 0.47 यानी केवल 7 पर बार है, अब क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे, जैसे इसको मैं वैसे तो मैं डायरेक्ट पता है बट मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि x बराबर मैंने 0.477777 इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, 10 से मैंने गुणा कर लिया, यानी कि 10x बराबर कितना होगा 4 प्लस 0.777 डॉट 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 डॉट, ये कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या करा 100 से गुणा कर लिया, तो इसको 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 47 पॉइंट प्लस 0.7777 डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से इसको घटा दूंगा, जैसे मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखो ये वाली टर्म पूरी कट जाएगी, यानी कि 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x, और 47 में से 4 घटाएंगे तो 43, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 43/90। बात क्लियर है। अब यहां से मुझे एक कॉन्सेप्ट और मिल गया, वो कॉन्सेप्ट क्या है तो समझ लेना एक चीज आपको। जैसे ही मैं तुमसे बोलता हूं कि 0.ab केवल b पे बार था, तो हम क्या करेंगे पहले ab को लिखेंगे, ab को लिख दिया मैंने, फिर क्या करेंगे जिस पे बार नहीं होता उसको घटा देते हैं, यानी a को घटा दिया मैंने, जिस पे बार होता है यानी एक संख्या पे बार है तो कितना लिखेंगे 1 9 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं होता उतना 0 लिख देंगे, यानी एक संख्या पे बार नहीं था तो 0 आ गया। अब देखो यही नियम यहाँ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ देखो 47 था, मैंने कहा ए बी यानी कि 47। ठीक है, अब जिस पे बार नहीं था उसको घटा दिया यानी -4। अब क्या करेंगे एक संख्या पे बार था तो एक संख्या पे बार था तो 9 लिख दिया, और एक संख्या पे बार नहीं था तो उतना 0 लिख दिया, तो बताओ 43/90 डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस पर सवाल आता है, तो मैं अभी पेपर में आया हुआ सवाल दिखाऊंगा कि पेपर एसएससी सीजीएल में सवाल आया है, वही सवाल दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे इसका कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। जैसे आपको दे दिया 0.abc केवल सी पे बार दे दिया, तो हम क्या करेंगे abc माइनस ab/9 और 2 0। ठीक है, ऐसे तीसरा कॉन्सेप्ट और लिख दिया, जैसे दे दिया 0.abc यानी पिछली दो संख्याओं पर बार होगा, तो abc माइनस a/2 संख्याओं पर बार है तो 2 9, और एक संख्या पर नहीं है तो 1 0। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक सवाल बोल रहा हूँ आपको कि इस पर सवाल कैसे आया, आप देख लीजिए। ठीक है, सवाल पेपर में आए हुए सवाल बोल रहा हूँ, सवाल पेपर में आए हुए कैसे सवाल आया, एक ही सवाल कराऊंगा बाकी सब प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक, अब जैसे एक सवाल कैसे पूछा आपसे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको मजा आ जाएगा करके। अब देखो जैसे आपको दे दिया, पहला सवाल लिख दे रहा हूं मैं, यदि 0.ab पे बार है प्लस 0.ba पे बार है बराबर 5/9, तो a प्लस बी का मान बताओ। बताओ, इतना छोटा सवाल पूछ लिया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो आप कर नहीं पाओगे, गारंटी से बता रहा हूं मैं आपको। तो इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था कि ए बी माइनस जिस पे बार नहीं होता उतना घटा देते हैं, जिस पे बार होता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं होता उतना 0 लिखते हैं। बात क्लियर है। ऐसे यहाँ पे बी ए माइनस बी, क्योंकि बी पे बार नहीं है, नीचे 1 9 0 बराबर कितना है 5/9 है। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ए बी में से यहाँ मैं ए कॉमन ले लूंगा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ए बी का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, ए बी का मतलब ये है कि 10a प्लस बी, कभी ये गलती कर मत देना, समझ रहे हो आप, क्योंकि ए बी यहाँ संख्या है ना कि ए बी अपने आप में कोई वेरिएबल है, ये भी ध्यान रखना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10a प्लस बी माइनस ए प्लस 10b प्लस ए माइनस बी बट्टे 90 बराबर 5/9। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा 10a है, सॉरी यहाँ पे 10a लिख लेना, ये गलत हो गया 10a। ठीक है, अब 10a में से a घटाएंगे यानी इससे ये कट गया, देखो b से b कट गया, अब मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी बट्टे 90 बराबर 5/9 बचेगा। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, 9 से ये 9 कट गया, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 9 आ गया, 5 आ गया, सॉरी 5, a प्लस बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या तुम उम्मीद लगा सकते हो कि ऐसा सवाल कभी पढ़ा है आपने, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी से आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। तो आपका हाउ टू रिकरिंग डेसिमल जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी आज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले इंटीजर, इंटीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है वीडियो को,
तो हेडिंग लगा लिया, अगला अगला आगे पढ़ने वाले में इंटीजर। इंटीजर इंटीजर का मतलब इंटीजर होता है पूर्णांक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने डेसिमल नंबर से जितने सवाल बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए, ठीक है। तो इंटीजर को क्या होगा, इंटीजर को हम 3 भागों में बांटेंगे। अब बोलोगे सर 3 भाग कौन कौन से होंगे, तो वो तो कर ही रहे हैं, बताते हैं अभी। 3 भाग की मैं बात करूं तो इसमें एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर। बात क्लियर है। तीसरे की बात करूं तो जीरो भी हम इसी में मानेंगे, जीरो इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर जीरो तो एक होल नंबर है, तो उसके बारे में अभी आगे चल के प्रूफ बताऊंगा कैसे क्या इसका चक्कर है जीरो का, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ये क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, यानी कि उल्टा चलेगा, यानी कि माइनस इन्फिनिट से चलेगा, तो समझ जाना चीज़ों को, ठीक है। तो तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर होगा। जीरो की मैं बात करूं तो जीरो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना तो तुम्हारा जीरो क्या होता है, ना पॉजिटिव होता है और ना ही तुम्हारा नेगेटिव होता है। अब इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर से हमारा बनाता क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होगा, प्राकृतिक संख्याएं। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूं तो n अवयव होता है, यानी कि प्राकृतिक होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी कि इसमें जीरो को हम ऐड नहीं करेंगे। बट दूसरा हमारे पास होता है, इनसे मिलकर बनाया तुम्हारा 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, तो इसे कहते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जीरो अपने आप में एक पूर्ण नहीं है, बट जीरो को अगर नेचुरल नंबर में जोड़ दिया जाए तो वो मिलकर एक सेट ऑफ होल नंबर बनाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनाती हैं, ठीक है। मैं कुछ क्या करूंगा, कुछ फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूं कुछ कि जैसे कि आपको इसमें नंबर पहचानने में, योग करने में, सम करने में बहुत आसान होगी। जैसे फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक अगर दे रखा है तो ये होता है तुम्हारा 1/2 n + 1, ठीक है। इसी में दूसरा फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा 1/6 n + 1 2n + 1, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसमें एक और होता है हमारे पास, 1q + 2q + 3q डॉट डॉट n3 बराबर, ये होता है तुम्हारा 1/2 n + 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें, बिल्कुल थ्योरी करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, मजा आ जाएगा, गारंटी से बता रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं इंटीजर। अब इंटीजर को क्या करेंगे, इंटीजर को बांट के पढ़ेंगे 2 भागों में। इंटीजर्स भी 2 प्रकार के होंगे ना। अब 2 प्रकार के कौन कौन से इंटीजर होते हैं, एक होती है तुम्हारा इवन इंटीजर और एक होता है तुम्हारा ऑड इंटीजर, ठीक है। इवन और ऑड पता ही होगा, इवन होता है तुम्हारा सब और ऑड होता है विषम, ठीक है। इवन इंटीजर की मैं बात करूं तो इवन इंटीजर की डेफिनेशन होती है नंबर, सच नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो यानी सच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ऐसे मत बोल देना कि जो संख्या 3 से कटती हैं वो हमारी ऑड इंटीजर होंगे, बट ऐसा नहीं है। 6 भी 6 क्या है, 6 इवन नंबर है, बट 3 से कटता है ना, तो ये डेफिनेशन नहीं होती। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इवन इंटीजर वो होते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो संख्या 2 से कटती हैं, और बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि जो संख्या यानी 3 से कटती हैं वो ऑड इंटीजर होते हैं, बट ये गलत है, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी ऑड इंटीजर होगी। जैसे कि 3 5 7 9 11, यानी इनमें से कोई भी 2 से नहीं कटती। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। अब मैं बात करूं जीरो की, जीरो क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से क्या है जीरो, जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मैं कह सकता हूं जीरो इज इवन इंटीजर। अब यहां पे कुछ लोग बहस करेंगे आपस में कि जीरो वाकई में पॉजिटिव होता है, तो कोई बात नहीं, अभी हम प्रूफ ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पढ़ा था आपको, मैंने बताया था कि ऑड इवन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऑड इवन की प्रॉपर्टीज, ऑड इवन प्रॉपर्टीज लिख सकते हो आप, लिख लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। अब ऑड इवन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ऐड ऑड प्लस ऑड को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मुझे हमेशा क्या होगा, इवन नंबर देगा, इवन नंबर देगा। बात क्लियर है। और अगर मैं इवन प्लस इवन को ऐड करूंगा, यहां लिखता हूं थोड़ा नीचे, इवन प्लस इवन को ऐड करूंगा तो ये हमेशा हमें क्या देगा, इवन नंबर देगा।
बट मैं अगर ऑड प्लस इवन को ऐड करूं, यानी एक ऑड ले लूं और एक इवन ले लूं, तो ये हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर देगा। ठीक है, मैंने अभी तुमसे कहा था कि जीरो एक क्या है, इवन इंटीजर है। तो एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे तुम कहोगे सर जीरो मैं ऑड इंटीजर मानता हूँ जीरो को, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से जीरो एक ऑड है, तो अगर जीरो ऑड है तो ये प्रॉपर्टी भी सेट होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ चलो जीरो को तुमने ऑड माना और मैंने यहाँ पे ऑड संख्या एक एक ले ली, अब जीरो और एक को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, एक। क्या ये इवन होता है, नहीं होता। बात क्लियर है। फिर यहाँ पे देखता हूँ मैंने जीवन को, इसको इसको ले लूंगा मैं, दो प्लस दो यानी कि ये चार बन गया, ये तुम्हारा इवन हो गया। फिर मैंने यहाँ पे देखा जीरो को मैंने ऑड ले लिया और इवन दो ले लिया, तो यहाँ पे कितना बना, दो बना। बट ये दो ऑड होता है, नहीं होता। तो जो तुमने माना कि जीरो एक ऑड नंबर है, तो इस हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज गलत हो गई। अब मैं कहता हूं कि चलो मेरी वाली प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं, यानी कि मैं जीरो को इवन इंटीजर मानता हूं, तब यूज करके करके देखते हैं। तो मैंने देखा कि जीरो अगर इवन है, तो जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लिया प्लस एक लिया, तो कितना आया, दो आया। इवन इंटीजर है, बिल्कुल है। मैंने जीरो को इवन लिया है, तो मान लो जीरो ले लिया मैंने इवन, ठीक है, और इवन नंबर दो ले लिया, दो को जीरो के साथ ऐड करूंगा तो कितना आएगा, दो आएगा। दो आएगा तो दो इवन है, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी हो रही है। जीरो को मैंने इवन माना, मान लो कि मैंने एक ले लिया, यहाँ पे ऑड की जगह ले लिया एक और इवन की जगह ले लिया जीरो, तो एक और जीरो जोड़ूंगा तो कितना आ गया, एक आ गया। तो बताओ एक ऑड नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ से मैंने प्रूव करके देख लिया कि जीरो वाकई में क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हेडिंग लगा लीजिए अब, पॉजिटिव इंटीजर। सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, 150 घंटे क्लास कर लोगे ना, गारंटी से बता रहा हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे भी दोबारा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, समझ रहे हो। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, तो ये दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, यहां तक कि तीन भाग भी बोल सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। दूसरा हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर जो केवल दो फैक्टर रखते हैं, यानी कि एक तो एक और एक इटसेल्फ, तो वो नंबर क्या होते हैं, तुम्हारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, यानी इनके दो ही फैक्टर हैं। जैसे मैं दो की बात करूं तो एक तो दो एक फैक्टर हो गया और एक इसका फैक्टर हो गया, तो इसके दो फैक्टर हो गए, इसके तीन के दो फैक्टर हो गए, पांच के भी दो फैक्टर हो गए। भाज्य संख्या की बात करूं तो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, अब मोर देन टू फैक्टर का मतलब जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब क्या है, मोर देन टू फैक्टर। जैसे 4 के फैक्टर की मैं बात करूं तो एक हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो एक बच्चा बोलेगा सर आप ये बताइए कि जो एक है ये क्या रखेंगे, इसे किस श्रेणी में ले जाएंगे, हम प्राइम नंबर में ले जाएंगे या फिर कंपोजिट नंबर में ले जाएंगे। तो मैं तुमसे बोलूंगा एक बार हम जो डेफिनेशन हमने बनाई है उस पर एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। प्राइम नंबर कहता है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर कहता है कि ऐसी संख्या जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, यानी दो से ज्यादा होते हैं। तो एक का तो सर एक ही फैक्टर है ना, बताइए, एक से, यानी कि एक से सारी संख्या कट जाएंगी, एक से एक ही कट जाएगा, ठीक है। बट किसी और संख्या से एक कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो इसका तो केवल एक ही फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक क्या है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि एक ना तो प्राइम है और न, यानी ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। समझ रहे हो इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो को प्राइम नंबर जान लेते हैं, बट इनका ज़्यादा यूज है नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर यानी कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या की बात करें तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी कि जब दो सेट, यानी सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जब दो संख्याओं का सेट हो, दो अभाज्य संख्याओं का सेट हो, तो वो को अभाज्य संख्या होती हैं। यानी कि 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, ये क्या है, तुम्हारा को प्राइम नंबर है।
आगे हम बात करें रिलेटिव प्राइम नंबर। तो रिलेटिव प्राइम नंबर में क्या लिख सकते हैं, तो रिलेटिव प्राइम नंबर में आप ये लिख सकते हैं, देखो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है रिलेटिव प्राइम नंबर, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ही है। रिलेटिव प्राइम नंबर ये कहता है कि सेट ऑफ टू नंबर्स आर हैविंग HCF 1, यानी कि जिसका HCF 1 होता है वो हमेशा रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ 9 और 25 क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है, क्योंकि 9 और 25, अगर 9 अपने आप में देखा जाए ना तो 9 तो अपने आप में क्या है, कंपोजिट नंबर है, 25 अपने आप में कंपोजिट नंबर है, बट मैं 9 और 5 की बात करूँ ना तो इन दोनों का HCF क्या है, HCF 1 है, और जिसका HCF 1 होता है वो क्या होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर। सवाल यहाँ से बनेगा, समझ रहे हो आप लोग। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर सेम ही होता है, जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये ट्विन प्राइम नंबर होता है, बट इस पर जाएंगे नहीं। अब देखो एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल करके देखते हैं हम। एक अच्छा सा सवाल करूंगा, एक ही सवाल कराऊंगा क्योंकि हम थ्योरी वाली क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमसे सवाल पूछ लेगा यदि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, x का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या चीज़ समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बहुत ही खूबसूरत चीज़ समझाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जैसे कि ये बताओ मुझे प्राइम नंबर 11 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 प्राइम नंबर को ऐड कर दूं तो बताइए मुझे क्या मिलेगा, 24, यानी कि ये क्या है, सम संख्या है कि नहीं। अब तभी एक बच्चा बोला कि 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13, 7, 20, 20 और 11 31 हो गया। तो मुझे बताइए 31 कैसा मिला है, तो ये बोलोगे तो ये सर प्राइम नंबर भी और विषम संख्या भी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज जानना चाहता हूं कि जब 2 प्राइम नंबर को ऐड करते हैं तब मुझे सम संख्या मिलती है, और जब मैं 3 प्राइम नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे विषम संख्या मिलती है। बट सवाल में तो भाई ये दे रखा है कि 3 संख्याओं को जोड़ा है हमने और 38 मिला है, तो बताइए कैसे संभव हो सकता है। तो तुम में से एक बच्चा बोलेगा ये सब तभी संभव हो सकता है, कब, जब यानी कि मैं एक इवन प्राइम नंबर इसमें ले लूं। यानी इवन प्राइम नंबर कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर 2 होता है, यानी कि 2 तो इसमें फिक्स हो गया है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 तभी हो सकता है, क्योंकि अगर 2 संख्या होती तो मेरा इवन नंबर आ जाता, बट 3 संख्याओं का योग अगर इवन आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या तुम्हारी, यानी कि कोई भी संख्या मैं इसमें से 2 मान लेता हूं। x को 2 मानूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसने x का मैक्सिमम मान पूछा है। अगर इसमें से 2 घटा देता हूं तो 2 संख्याओं का योग कितना बचा, 36 बचा। बात क्लियर है। मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कैसे ले सकता हूं, यानी कि 2 प्राइम नंबर में से तोड़ दो, यानी कि एक बाई को मैं मिनिमम ले लूं तभी तो x मैक्सिमम आएगा। अब मुझे बताओ, जैसे मुझे x को मैक्सिमम रखना है तो मैं बाई को यानी दूसरी संख्या मिनिमम लूं तभी दूसरा मैक्सिमम हो पाएगा। तो मिनिमम में क्या ले सकता हूं, 5 ले लूं, तो मैक्सिमम ये कितना आ जाएगा, 31। तो x का मान कितना आ गया, 31, इस सवाल का आंसर है। यानी देखने में लग रहा था सवाल होगा कैसे कैसे करेंगे, बट सवाल बहुत ही आसान हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे हम बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा और मजा आएगा आपको। यहां तक क्लियर है सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नया कॉन्सेप्ट आप डाल लीजिए, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट। देखो मैं कम ही कम सवाल करवा रहा हूं क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी बहुत सवाल करेंगे, कम से कम 200 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, तो इसकी पहला कॉन्सेप्ट यही होता है पूर्ण वर्ग संख्या निकाल पहचानने का, कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लिख सकते हो आप, लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सारे नंबर क्या होते हैं पहले लिख लेते हैं, 0, 1, 4, 6, 5, 9, यानी कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 3, 7, 8। अब मुझे एक चीज बताइए आप, कि जब भी लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम चेक करेंगे तो मुझे इतना पता चल गया कि जो लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा, बट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। अब जैसे मैं तुमसे ये पूछ लेता हूँ कि 324 है, बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो ये तो छोटी संख्या थी, आप बता दोगे कि ये होता है तुम्हारा 18 का होता है, बट यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आ जाएगा, अगर यहाँ पे 322 होता
तो मैं यहाँ देख के बता सकता था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंत में 2 आ रहा है, यानी कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात क्लियर है? ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट यानी परफेक्ट स्क्वायर का पहला पॉइंट हो गया। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। अगला पॉइंट अब यहाँ पे लिख लो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए, मेरे हिसाब से इसे लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ, स्क्वायर होने के लिए 1 से 24 तक के स्क्वायर के जितने लास्ट में डिजिट होंगे वही होंगे, यानी कि 1 से 24 तक का जो स्क्वायर होगा, 1 से 24 तक के जितने भी स्क्वायर निकालेंगे और जिनके लास्ट में जो डिजिट आते हैं, लास्ट 2 डिजिट जितने आते हैं वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर, किसी का भी निकाल लोगे तो वही मिलते जुलते रहेंगे, वही रहेंगे। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ स्क्वायर अंतिम 2 अंक होने चाहिए, स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा स्क्वायर, क्या समझाना चाहता था आपको, मैं ये बताना चाहता था कि 1 से लेके 24 के स्क्वायर तक लास्ट के 2 डिजिट जो भी होंगे, फिर हम किसी का भी स्क्वायर निकाल लेंगे, वो वही अंक होने चाहिए, मतलब वही अंक होने चाहिए, इनमें से कोई भी वही अंक होने चाहिए, तो वो हमारे क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। हमने 2 पॉइंट जान लिए। पहला हमने पॉइंट जाना कि 1, 4, 6, 5, 9 जिसके लास्ट में आ जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जाना कि 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होने चाहिए, जो लास्ट में किसी भी स्क्वायर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होने चाहिए उसमें, जिसमें 1 से 24 तक के होते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा, डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि हम डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट नंबर को। डिजिटल सम का मतलब क्या है कि जैसे 1 का डिजिटल सम 1 होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, 16 की बात करूँ तो 6 और 1 7 होगा, 25 की बात करूँ तो 7 होगा, 36 की बात करूँ तो 9 होगा, 49 की बात करें तो 9 4 13 13 और 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा, 64 की बात करूँ 6 4 10 और 0 यानी 1 होगा, 81 की 8 और 1 9, यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई कि कोई भी एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें अगर जांच करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है तो उनके डिजिटल सम हमेशा 1 4 9 7 होने चाहिए। अगर 1 4 9 7 के अलावा कुछ और आ रहे हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये आपकी तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की बात हम करें, चौथा पॉइंट भी चलो यही लिख देता हूं मैं, ये आज से पहले कभी पढ़ी नहीं होगी, मैं आप बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं तुम्हें। चौथा पॉइंट में ये कह रहा हूं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 9 से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें तो हमेशा रिमाइंडर क्या होने चाहिए? 0 1 4 और 7। कहने का मतलब यह है कि मुझे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए या मैं पता करना चाहता हूं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसका चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा वही होगा जिससे मैं 9 से डिवाइड कर दूं, वो 0 1 4 7 रिमाइंडर देता है। तुम बोलोगे कैसे सर? तो ऐसे होगा, पता है कैसे? जैसे ये है, मैं अब इसमें मैं 9 से भाग करता हूँ तो 9 से भाग की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाएगा, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। बात क्लियर है? तो 7 और 5 12 और 6 18, यानी 9 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आ गया। ऐसे ही 9 2 11 और 5 16, 9 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आ गया। 8 और 4 12 और 4 16, 9 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 7 आ गया। 4 और 4 8 और 1 9, 9 से भाग लगाऊंगा तो कितना आ गया? 0 आ गया। 4 हो गया डिजिटल सम, 4 9 से भाग लगाऊंगा तो 4 आ गया। यानी कि यहाँ से मैंने एक प्रॉपर्टी और जान ली कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे चेक करना है या निकालना है तो उसको 9 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 0 1 4 7 के अलावा कुछ और आता है तो वो मेरा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बात को यहीं खत्म कर देंगे। समझ रहे हो इस बात को? जैसे तुम्हें दे देता है एग्जाम्पल के तौर पर 14, बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे देता है, मान लो पेपर में, कुछ पेपर में डायरेक्ट सवाल आया ना सीपीयू वगैरह में, दिखाऊंगा उन सवालों को जब प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तब। 14 89 94, 14 89 96, 14 89 92 और लास्ट है तुम्हारा 14 19 96, 14 19 96। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलता हूं कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है। ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, तुम देख के बता दे रहे थे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि लास्ट 2 डिजिट मेरा 2 3 7 और 8 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है।
दूसरी प्रॉपर्टी कह रही थी कि 4 6 6, ये तो आ सकता है ना परफेक्ट स्क्वायर में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी मेरी, तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 7 होना चाहिए, यानी कि जो भी डिजिटल सम 1 4 9 7 आएगा किसी भी परफेक्ट का, ये आना चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ 9 और 9 हटा देता हूँ 4, 9 और 9 हटा देते हैं पहले ही, 4 और 8 12, 4 16 और 1 17, यानी 8 और 4 12, 4 16 और 1 17, 17 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 8। तो क्या 8 होता है, तुम बोलोगे नहीं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसकी मैं बात करता हूँ 9 और 9 हटा देते हैं, 6 और 1 7 और 4 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3 होता है डिजिटल सम, नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसे चेक कर लेते हैं, 9 6 15 और 9 24 और 8 32 और 4 36 और 1 37, यानी 7 और 3 10, यानी डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। तो बताइए परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी 0 1 4 7, चौथी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं ना, ये भी फुल हो रही, यानी इसमें अगर 9 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे रिमाइंडर ये बचना चाहिए, तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 4 12 और 13 और 6 19 आ गया, 9 दूनी 18, रिमाइंडर 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो इसका मतलब ये भी मेरी प्रॉपर्टी होगी सेट, यानी कि 4 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी परफेक्ट नंबर की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, और अगर चारों सेट कर जाती हैं किसी भी नंबर में तो वो क्या होगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करने लग जाएंगे। अब देखो एक सवाल कैसे पूछेगा, एक सवाल लास्ट सवाल आज की क्लास का, एक सवाल ऐसे पूछ लेगा कि n एक 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्या है, तो n स्क्वायर डॉट 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 54, तो n के कितने मान संभव होंगे, ये पूछ लिया तुमसे, n के कितने मान संभव होंगे, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, n के मान निकालने हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि यानी ये ये दे रखा है n स्क्वायर बराबर डॉट 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 लास्ट में 54 दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि n के कितने मान संभव होंगे, तो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो लास्ट में 1 से 24 तक के स्क्वायर होते हैं, उनके लास्ट 2 डिजिट आने चाहिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में। तो क्या मुझे यहां तुम बता सकते हो 1 से लेकर 24 तक में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट 54 हैं, तो तुम्हारा आंसर नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, इसलिए n के 0 मान संभव हैं, n के 0 मान संभव हैं। एसएससी में पूछा गया सवाल है, ऐसे सवाल जब तक नहीं आएंगे उम्मीद नहीं कर सकते कि 200 में 200 तुम लाने की योग्यता रखते हो, समझ रहे हो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ बस आज की क्लास का, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, लोगों को शेयर करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे, डेली टारगेट अचीव करिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं ये दे रहा हूँ कि जैसे 2 3 4 5, यानी यहां से मैं एक चीज ये सिखाना चाहता हूं, किसी भी लगातार 4 संख्याओं का गुणा करें, लगातार प्राकृतिक 4 संख्याओं का गुणा करें, तो 5 चौक 20, 30 या 60 दूनी 120, और इसमें अगर मैं एक ऐड कर देता हूं तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि जैसे मैं तुमसे बोलता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12 दूनी 24 एकन 24, अगर इसमें एक ऐड कर दूंगा तो 25 बन जाएगा, और 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि लगातार 4 संख्याओं का गुणा, यानी लगातार 4 संख्याओं का गुणा क्या कहलाता है, उसमें एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सवाल तुमसे क्या पूछेगा, सवाल तुमसे इतना सा पूछ लेगा, लेकिन मुझे लगता है सवाल अभी कराने की जरूरत है नहीं, सवाल कब कराएंगे, जैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे एक सवाल लिख लो, जैसे तुमसे दे देगा n बराबर 1 प्लस एक्स, और ये कह रहा है कि x लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल है, लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल है, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ये लिख देता हूं, पहला ऑप्शन है n ऑड है, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं n प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, और तीसरा लिख देता हूं n एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसने ये दे रखा है n 1 प्लस एक्स, और x के बारे में दे दिया कि ये 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, तो 4 कोई भी संख्या ले सकता हूँ प्राकृतिक, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3। मैंने इनके बारे में पढ़ा कि लगातार 4 संख्याओं में अगर मैं एक, यानी लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ देता हूँ, लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ देता हूँ तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनती है। एक इसमें ऐड ही हो रहा है, लगातार 4 संख्या है, तो n यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इतना छोटा भी सवाल पूछा जा सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को यही खत्म करते हैं, बहुत देर हमने पढ़ लिया और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे सोचिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप टारगेट को पूरा करती है, सेशन को खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।